हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। मैं हूँ आरुषि और इस वीडियो में बात करेंगे मेरे H1B वीज़ा स्टैंपिंग के पूरे प्रोसेस की, जो कराने के लिए मैं अभी इंडिया आई थी। तो आप लोग को पता है कि अगस्त के 2024 वाले लॉटरी में मेरा H1B पिक हुआ था। उसके बाद H1B का जो स्लॉट ढूंढना वो अपने आप में, जैसा कि US वीज़ा के साथ दिक्कत रहती ही है, इट वॉज़ नॉट एग्जैक्टली अ पीस ऑफ केक। थोड़ा सा टाइम, थोड़े से एफर्ट्स लगे थे। ऐसा होता था कि बल्क में स्लॉट्स खुलते हैं तो आपको जितने में पता ही नहीं चलता, उसके पहले स्लॉट्स निकल जाते हैं। तो एनीवे मेरा जनवरी 31 का जो है वो स्लॉट था। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं विथ वो वहाँ पे कैसा हो रहा था, जहाँ एक्चुअल अपॉइंटमेंट डे था उसका, एंड देन मैं डिटेल में आपके साथ पूरे H1B प्रोसेस की और जर्नी की बात करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा H1B अपॉइंटमेंट दिल्ली में था 31 जनवरी। तो ये LIC वगैरह लिखा हुआ है, इसके पूरे पीछे जाना पड़ता है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो वहाँ पे बैग्स वगैरह आपके एंट्री पे स्कैन होते हैं। हम लोग, मेरे साथ पापा गए थे, तो हम लोग का चूँकि पूरा लगेज था, तो वो सब स्कैन करवाने के बाद नीचे कॉन्कोर्स लेवल पे एलिवेटर लेके जब आप पहुँचते हो तो नीचे जाके आपको दिख जाता है क्लियरली जो US का वैक है। और H1B का मुझे वहाँ पहुँच के पता चला कि मुझे एक्चुअली अंदर एंटर करना ही नहीं था। तो पापा सामान के साथ खड़े थे और ये जो काउंटर पे आपको खड़े हुए लोग दिख रहे हैं ना दूर, ये H1B के लिए आए हुए थे। ऑल राइट। सो अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ तो वो आपने देखा वो दिल्ली में था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइक रेफरेंस के लिए कि ये जितना भी कुछ है इंफॉर्मेशन, ये ड्रॉप बॉक्स वाले H1B के लिए है कि एग्जिस्टिंग जब आपके पास पासपोर्ट पे वीज़ा US का स्टैम्प्ड होता है, जैसे इसमें मेरे केस में F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा पहले से स्टैम्प्ड था जो कि 2026 तक वैलिड भी था। तो उस केस में इंटरव्यू वेवर मिल जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपको अप्लाई करते टाइम पे पता चलता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप US में पढ़ चुके हो, आपने मास्टर्स या पढ़ाई वहीं से करी है, तो फिर उस केस में सब स्टूडेंट्स को मिलता है H1B का ये इंटरव्यू वेवर। तो आपको बस जाके ऐसे ड्रॉप बॉक्स करना रहता है। ड्रॉप बॉक्स की जो मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे मेरा जो अपॉइंटमेंट है बुक, वो जनवरी 31 के लिए चेन्नई में हुआ था। बट यही बेस्ट चीज़ है H1B ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट्स की, कि आप ना बेसिकली आपका किसी भी सिटी का अपॉइंटमेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन सिटीज़ में US की एम्बेसी सिचुएटेड हैं, उनमें से आप किसी भी सिटी में जाके एट नो एक्स्ट्रा चार्ज आप उसी टाइम पे बस अपना ड्रॉप बॉक्स कर सकते हो। तो जैसा मेरा अपॉइंटमेंट जो बुक था, उसमें क्लियर जो एड्रेस है वो चेन्नई का लिखा हुआ था। जितना ऑफिशियल जितने डॉक्यूमेंट्स थे ना, उस कारण मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। मतलब मैंने मेरे कई सारे फ्रेंड्स के साथ कंफर्म किया जो अपॉइंटमेंट, मतलब जिनका मुझसे पहले हो चुका है। मैंने ये चीज़ ऑनलाइन भी पढ़ी, क्योंकि जो है अपॉइंटमेंट की डिटेल्स में सब जगह पे फिर उनकी, मतलब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हाँ आप मतलब बैंगलोर और अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में 800 रुपीज़ का कुछ चार्ज लगता है, लेकिन जिन सिटीज़ में US की एम्बेसी है, आप बेसिकली कहीं भी जाके दे सकते हो। और उसमें भी ऐसा था कि मुझे लगा था कि शायद अंदर जाना रहता होगा, बायोमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं हुआ। आपको बेसिकली एम्बेसी में तो जाना ही नहीं होता है, बट स्टिल इट हैज़ टू बी एट द VFS का जो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर है, तो उस सेंटर के अंदर भी नहीं जाना पड़ा। बाहर ही पूरा काम हो गया। जो काउंटर्स बाहर बने रहते हैं बिफोर यू एक्चुअली एंटर द वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर, तो ना किसी भी तरह का बायोमेट्रिक हुआ ना और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन। मतलब उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए। सो द डॉक्यूमेंट्स दैट आई कैरीड वर माई I-797, जो कि ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, DS-160, मेरा पासपोर्ट और फोटोग्राफ। उन्होंने इतनी ही चीज़ें मांगी। फोटोग्राफ ऑब्वियसली एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है, जो उनके 2x2 साइज़ में ही होना चाहिए। बाकी हर केस में कई बार ये होता है कि एम्बेसीज मांगती हैं, लेकिन वो वहाँ पे आप जब पहुँचते हो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर, तो वो क्लिक कर देती हैं पिक्चर। बट चूंकि H1B के केस में आपको अंदर तक जाना ही नहीं होता है, तो उस केस में आपको फ़ोटो अपना खुद लेके जाना रहता है। वहाँ पे नीचे एक शॉप सिचुएटेड थी राइट इन फ्रंट। तो जैसा मेरे साथ ये मिस्टेक, मैं इस रॉन्ग इम्प्रेशन में थी कि I-797 डॉक्यूमेंट का जो है वो पूरा ओरिजिनल सबमिट हो जाता होगा, तो उसकी भी उन्होंने सिर्फ फ़ोटो कॉपी ही एक्सेप्ट करी। तो वो फ़ोटो कॉपी कराने के लिए जैसे मैं सामने गई ना उस शॉप पे, तो वो शॉप बहुत बहुत ओवर प्राइस्ड है। तो इसलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इन चीज़ों के एडिशन में मेरी सैलरी स्लिप्स, मेरा
एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, रेज्यूमे, इस तरह की कुछ चीज़ें और लेके गई थी, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो उनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जैसा कि बताया I-797, DS-160, फोटोग्राफ और पासपोर्ट, बस इतनी ही चीज़ें उन्होंने ली। उन चीज़ों को मेरे सामने वेरीफाई किया। और जो ओवरऑल प्रोसेस है, हालांकि मुझे ये बताया गया था कि मेरे प्रोसेस में टाइम उस दिन कम इसलिए लगा, एक सिक्योरिटी गार्ड से बात हो रही थी बाहर जो काफ़ी अच्छे पोलाइट थे, उनसे हमको कुछ कुछ और डायरेक्शंस लेने थे, तो पापा उनसे बात कर रहे थे। तो पापा जो है मेरा फ़ोन लेके बाहर ही खड़े हुए थे, मतलब मैं भी वहाँ लाइन में बाहर ही थी, बट पापा मेरा फ़ोन और सब सामान वगैरह कैरी करके खड़े हुए थे ताकि कुछ लॉकर्स वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने ये बताया था कि आपका फ्राइडे के दिन अपॉइंटमेंट है, इसलिए आपकी जो है भीड़ आपको बहुत कम मिली, वरना भीड़ बहुत अच्छी खासी लाइन लगती है। मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कमी रहती होगी, तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। बट मेरे केस में पूरा प्रोसेस मिला के शायद 35 मिनट्स के आसपास लगा होगा, 35 मिनट्स। अराउंड 6 काउंटर्स जो हैं वो सबके सब एक्टिव थे, तो हर पर्सन का करने में अराउंड 10 मिनट्स तो लग रहा था। बट मतलब क्योंकि 6 काउंटर्स थे एंड कंपैरेटिवली भीड़ काफ़ी कम थी, तो जो प्रोसेसिंग टाइम मतलब ऐसे ओवरऑल था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि आपके जो पासपोर्ट का मोड है कलेक्शन का, वो प्रीमियम डिलीवरी है। तो प्रीमियम डिलीवरी के जो 850 रुपीज़ का चार्ज था, वो उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो आपको डिलीवरी के टाइम पे ही देना है, तो उसका कोई प्री पेमेंट नहीं था। और उन्होंने बोला था कि आपका 7 to 10 डेज़ के अंदर पासपोर्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन इस समय अभी मतलब जनवरी फरवरी के टाइम फ्रेम में, जैसे जितने लोगों से मेरी उसके पहले बात हो रखी थी, तो मुझे ये पता था कि पासपोर्ट को जो है एस्टिमेटेडली अराउंड 2 वीक्स टू 17-18 डेज लग रहे हैं आने में। तो एक मतलब वो यही था कि मतलब सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए कि मैं पहले, मुझे ये बोला गया था मेरे फ्रेंड्स ने जिनके नवंबर दिसंबर तक हुए थे ना, उनको अराउंड सिर्फ 6 डेज लग रहा था दिल्ली से कराने में, जितने लोगों ने मुझे बताया था मेरे सर्कल में। फिर अभी मेरे केस में एग्जैक्टली कितने 13 डेज में मेरा पासपोर्ट जो है वो घर आ गया, लाइक 13th डे पे आ चुका था पासपोर्ट घर। एक वियर्ड चीज़ ट्रैकिंग की बस यही हुई कि जो यूएस के उनका वीएफएस ग्लोबल की मैसेजिंग सर्विस थी, उन्होंने बोला था कि आपका जब पासपोर्ट डिस्पैच होगा ना, तब आपके पास मैसेज आएगा। और यही एग्जैक्ट चीज़ मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भी बताई थी, जिसका जस्ट अभी स्टैम्प होके जोधपुर गया था उसका पासपोर्ट। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस दिन अभी मतलब वहाँ से निकलेगा डिस्पैच होके, उसके 2 दिन के बाद आएगा। लेकिन मेरा डिस्पैच का मैसेज एंड आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज इन अ स्पैन ऑफ लाइक 10 मिनट्स आ गया। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि अच्छा आज पासपोर्ट वहाँ से निकल चुका है। ऑल्सो आई गॉट टू नो कि जैसा मैंने आपको भी पूरा बताया कि प्रोसेसिंग भले ही मैंने दिल्ली में करी, लेकिन उन्होंने जो है पासपोर्ट को स्टैम्प होने के लिए चेन्नई भेजा। तो आई डोंट नो ये हर केस में करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि जनरली H1B के जितने वीज़ाज होते हैं वो स्टैम्प होने अल्टीमेटली चेन्नई ही जाते हैं। ऑल्दो मुझे एक आध बार लोगों ने ये भी बोला है कि उनके पे मुंबई लिखा हुआ था, बट मेरा चेन्नई से ही स्टैम्प होके आया। तो आई थिंक वो भी एक चीज़ रही कि मैंने दिल्ली में सबमिट किया, दिल्ली से उन्होंने चेन्नई भेजा होगा। मेरे पास जो ट्रैकिंग लिंक आया था उसमें लिखा था कि ये चेन्नई से आया है पासपोर्ट। सो वही है कि इस तरह से जो है पासपोर्ट की डिलीवरी हो गई। और मेरे बस कुछ की टेक अवेज यही हैं कि आप प्लीज़ अपन लाइक, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कीप सम बफर इन योर ट्रैवल प्लान्स। या तो टिकट्स रिफंडेबल लीजिएगा, या जिसमें चेंज अलाउड हो, या फिर टिकट्स बुक मत कराइएगा। लाइक मैंने मेरे केस में टिकट्स बुक नहीं करा रखी हैं, तो मैं अब कराऊंगी। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ कई बार हुई है कि मैं बहुत प्री प्लान करके टिकट्स करा लेती हूँ। जैसे मैंने सितंबर में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पापा के रिटायरमेंट पे आने के लिए मैंने इंडिया की टिकट करा के रखी हुई थी, न्यूयॉर्क टू दिल्ली, एंड उसी समय मेरा H1B पिक हुआ था। तो फिर वो ट्रैवल प्लान कैंसिल होने के कारण उसका मुझे ऑलमोस्ट $670 के आसपास, समथिंग 600 से ज़्यादा की टिकट थी वो, $600। तो उस टिकट का लॉस एक तरह से इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसका ट्रैवल क्रेडिट इशू किया उस समय पे, बट यूनाइटेड एयरलाइंस की ये पॉलिसी में उस समय वहाँ कहीं नहीं लिखा था कि वो आप सिर्फ उसी रूट पे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने कल ट्राई किया उसको, मेरे क्रेडिट को यूज़ करने का, तो उसमें क्लियर आ गया कि वो आपने जिस सेक्टर पे बुक कराया था आपको उसी पे यूज़ कर सकते हो। और वो जैसे जुलाई में वैल्यू भी उसकी एक्सपायर हो जाएगी क्रेडिट की,
तो अब पता नहीं वो मैं यूज़ कर भी पाऊँगी या वो ऐसे ही फोरफीट हो जाएगी वैल्यू। इसलिए आई फेल्ट कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं पेपर वर्क वाले, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए क्योंकि पापा के नोन एक पापा बता रहे थे किसी का कि उनको अपने ट्रैवल प्लान्स ऐसे चेंज करने पड़े कि टिकट कैंसिल करा के दूसरी बुक करनी पड़ी, क्योंकि वो जितना टाइम दिमाग में लेके चल रहे थे वीज़ा आने का H1B का, वो उतने में नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यही है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी है। या फिर ये है कि आपका जब भी की भी वीज़ा स्टैंपिंग की डेट मिली है, आप बिल्कुल उसी डेट के 1-2 दिन पहले आओ, ताकि अगर आपकी ट्रिप 20 डेज़ या 30 डेज़ की है तो आपको उसके हिसाब से, जो कि मेरे केस में नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्ट आ गई थी मतलब जनवरी की फर्स्ट वीक में, और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो जनवरी 31 पे था। तो ये करते करते लेकिन फिर भी अंडर 2 वीक्स मेरा पूरा काम हो गया। और अब वही H1B के टैक्सेस तो जो है, मैं उस पर वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मुझे कई सारी चीज़ें जो H1B की नहीं पता थी ना, लाइक कितने सारे आपके टैक्सेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा से। जब आप F1 से H1B पे शिफ्ट होते ही आपका जो पे चेक है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है, जो वैल्यू है आपको जो हर मंथ का अमाउंट मिलता था सैलरी का वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके टैक्सेस बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं अलग से बात करूंगी। बट आपको वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड और बताइएगा आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, बिकॉज आई वांट टू बी मोर कंसिस्टेंट हेयर ऑन यूट्यूब, कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि वीडियोस बनाना इज़ अ बेटर मीडियम, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स ना, मैं कभी DMs को पूरा नहीं चेक कर पाती हूँ, विच इज़ द ओनली रीज़न इज़ कि आप एक बार किसी से बात करने लगते हो, स्टूडेंट्स को बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, तो आप उन लोगों के एक लिमिट के बाद मतलब आप कितने लोगों को रिप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास इतनी चीज़ें रहती हैं। तो ऑनलाइन वो 1-on-1 बात करने का मेजर कंस्ट्रेंट है, इसलिए आई ट्राई टू कवर अ लॉट इन वीडियोज़। तो आप प्लीज़ बताइएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ आरुषिस वर्ल्ड को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि एज आई बीन सेइंग कि ये ईयर ग्रोथ का होना चाहिए कि और सब्सक्राइबर काउंट बढ़े और मैं और मीनिंगफुल वीडियोस बना पाऊँ। सो यस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।